हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सिद्धार्थ कांत प्रधान और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आज हम लोग जो है पहला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, फिर ऐसे ही मैं 10 प्रैक्टिस सेट और आप लोगों को लगवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। उससे पहले आप इतना ज़्यादा परफेक्ट हो चुके होंगे कि जो है आप लोग मोस्टली सारे ही क्वेश्चन इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे कि सारे क्वेश्चन आप लोग ईजिली एग्ज़ाम के अंदर कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा। तो आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं ऐसा करूँगा कि आपके स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन आ जाएगा, मैं साथ ही साथ मैं रीड करता रहूँगा आप लोग के लिए क्वेश्चन, और मैं सॉल्व करवाने से पहले बोर्ड पर भी लिख दूंगा आप लोगों के लिए एक बार। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नई वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। और दूसरा कि जो है लोगों को अगर आपको पसंद आ रहा है तो जो है सब उसको लाइक भी करिए, और दूसरा जो है कि शेयर भी करते जाइए अपने फ्रेंड्स को, और अपना यूट्यूब वगैरह स्टेटस पर लगा लीजिए मेरी वीडियो को उसके। ठीक है, तो जिससे कि मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोग के लिए और वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा इसी प्रकार। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, टू सिलेंडर हैव इक्वल वॉल्यूम एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 1:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। दो बेलनों के आयतन बराबर हैं और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है आपके 1:3, बी ऑप्शन है 3:1, सी ऑप्शन है √3:3, डी है ऑप्शन 3:3। चलिए अब मैं जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, जो है आपको दिया क्या है, यहाँ पर आपको हाइट का रेशियो दे रखा है। ठीक है, H1 और H2 का रेशियो दे रखा है जो कि है 1:3। ठीक है, H1 और H2 का रेशियो दे रखा है, और वॉल्यूम दे रखे हैं यहाँ पर बराबर। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर बराबर दे रखे हैं आपको। तो आप कहेंगे कि V1 इक्वल्स टू V2 है। ठीक है, और V1 V2 किसका है, ये सिलेंडर के वॉल्यूम है। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और ये इसका मैंने R1 और H1 ले लिया, इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ पर H2 ले दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अब जो कॉमन दिख रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसे कैंसिल कर दिया। अब H1 और H2 की वैल्यू भी रख दीजिए। तो यहाँ से मैंने रख दी R1 स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू आपका बचा यहाँ पर R2 का स्क्वायर इंटू ये 3, मैंने इधर S2 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से R1 और R2 का स्क्वायर ये मैंने उठा लिया, इधर ले आया मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इधर ये 3 और नीचे इसके आ गया 1। अब आपको ये पता होगा कि जब दोनों के पास कॉमन जो है कॉमन इनकी पावर होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R1/R2 का होल का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दे रहा हूँ, इक्वल्स टू 3/1। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना। ये देखिए बहुत इजीली, मतलब ये बहुत जो फास्ट है, मैं आप लोगों के लिए समझाता जा रहा हूँ ना, इस चक्कर में आप लोग को लग रहा होगा कि देर लग रही है, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, आप लोग बहुत चुटकी में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आप लोग एक बार सीख लेंगे। ठीक है, देखिए R1 और R2 का सीधा रेशियो क्या आएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर उतर कर इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा आपका √3/1, और √3 का हो जाएगा आपका √3 ही रहेगा, 1 का तो 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1 होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा क्यों करा है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा हमें नंबर नहीं मिला था जिसमें नीचे 1 हो, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे √3 से। तो यहाँ √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा, और √3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो √3 नीचे √3 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर √3 मल्टीप्लाई होकर 3 आ गया। तो आपका ये ऑप्शन देखिए किस में आ रहा है, ये वाला 3/√3। देखता हूँ मैं, √3/3 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बोर्ड को जो है क्लीन कर देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड करता हूँ इसके बाद। देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, OA, OB एंड OC आर एजेस ऑफ अ क्यूब मीटिंग एट द सेम वर्टेक्स O।
कहाँ पे मिल रही हैं? सेम वर्टेक्स ओ पर मिलती हैं ये लाइंस। इफ ईच एज हैज लेंथ ए सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज। आपसे पूछ रहा है कि अगर ईच एज जो है उसकी लेंथ ए सेंटीमीटर है तो एरिया ट्राइंगल का क्या होगा, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ। ओ ए, ओ बी एंड ओ सी एक घन के एक ही शीर्ष हैं और ओ पर मिलने वाले कोरे हैं। ठीक है, एक ही शीर्ष ओ पर मिलने वाले कोरे हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई ए सेंटीमीटर है तो ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा इससे पहले हम लोग इसकी फिगर को समझ लेते हैं कि इस तरीके की इसकी फिगर दे रखी है। इस तरीके से अब पहले आपको देखिए थोड़ा समझना ही पड़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के तो आप लोग को थोड़ा इसको अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं या फिर इसको एक बार रफली बनाकर भी देख सकते हैं। कि जैसे देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक क्यूब है। क्यूब इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब जो है आपको इस तरीके का दिख रहा होता है जिसमें सारी एजेस जो होती हैं वो ए मतलब सेम साइज की होती है। तो इन्होंने यहाँ दे भी रखा ए है, तो ये सारी साइड जो हैं ये एजेस जो हैं वो ए साइज ए सेंटीमीटर की हैं। अब जो है इन्होंने बोला क्वेश्चन में कि ओ ए, तो यहाँ पर कोई भी आप मान लीजिए, जैसे ओ मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, ओ मैंने यहाँ पर मान लिया और यहाँ से ए है ये और एक ये है बी, एक ये है सी। तो ये ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीन ऐसे साइड हैं। अब ये कह रहा है कि ये दोनों इस तरीके से मिलती हैं कि ये ट्राइंगल बना देती हैं एक इस तरीके से। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग एक ट्राइंगल इस क्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये क्यूब के अंदर आप ट्राइंगल देख पा रहे हैं। अब ये ट्राइंगल जो है यही इसी का एरिया हमें फाइंड करना है। अब आप देख रहे होंगे कि हर एक साइड जो है, एक साइड जो है क्यूब की उसकी डायगोनल ही तो है। ये क्या है? डायगोनल है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डायगोनल कैसे निकालें। अगर ये साइड ए है ये साइड भी ए है तो हम ये डायगोनल कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस डायगोनल को डी मान लूँ तो मैं ऐसे तो करूँगा पाइथागोरस थ्योरम से डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर। और फिर डी का मैं स्क्वायर हटा के रूट लगा दूंगा इसके ऊपर 2a स्क्वायर के ऊपर, तो मुझे क्या मिलेगा? ए तो बाहर आ जाएगा तो √2 मिलेगा, a√2। ठीक है, तो डी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? यहाँ से डी की वैल्यू मिल गई मुझे a√2। ठीक है, तो अभी आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को उसके बाद आप लोगों को एक जो है एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल ही बताना, क्योंकि ये कैसा बना है इक्विलेटर ट्राइंगल, क्योंकि सारी साइड जो होंगी इसकी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि इसकी एजेस भी इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो अभी आपने डी जो निकाला वो इसका एरिया है, वो जो इसकी एजेस का आपके ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसका ही तो ये जो है क्या दे रखा है? लेंथ दे रखी है, उसकी लेंथ है ये जो अभी हमने फाइंड करी है। तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए। तो √3/4 और इसकी जगह पर आप रख देंगे a√2। ठीक है, एक ही जगह पर यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो √3/4 इंटू ये a का हो जाएगा स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2। तो ये 2 से कैंसिल कर दीजिए 4 को 2 टाइम्स में, तो बचा कितना? √3/2 a स्क्वायर। तो यही आपका ट्राइंगल का एरिया आ गया। ट्राइंगल एबीसी जो आपसे पूछ रहा था, ट्राइंगल एबीसी का एरिया पूछ रहा था आपसे, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच कर लीजिएगा आप लोग कौन सा वाला ऑप्शन है, एक बार देख लेता हूँ मैं भी। तो देखिए इसमें कौन सा वाला है, तो ये है आपका सी वाला ऑप्शन। तो आपका सी वाला ऑप्शन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करूँगा फिर मैं इसके बाद। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। एक कोई आर्टिकल है जो कि 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। ठीक है,
और if its cost price increase by ₹50 and selling price increase by ₹30। तो ये कह रहे हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस अगर बढ़ा दिया जाए ₹50 से और सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए ₹30 से, तो प्रॉफिट जो है डिक्रीज कर दिया जाए 3 होल बाय 1/3 से, 3 होल 1/3 से इसका परसेंट से इसका जो है प्रॉफिट जो हुआ था 20% उसे डिक्रीज कर दिया जाए। और पूछ रहा है आपसे फाइंड द इसका कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो हिंदी में मैंने एक बार पढ़ दिया, बता दिया, आप लोग समझा दिया इसको। तो आप लोग जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लेंगे क्वेश्चन इसको। ठीक है, तो मैं अब जो है डायरेक्ट सॉल्व करवाता हूँ आप लोग को। देखिए क्या दे रखा है हमको। तो देखिए आपको सबसे पहले तो ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें पता होना चाहिए कि 20% को हम लोग क्या बोलते हैं। तो 20% को हम लोग बोलते हैं 1/5। ठीक है, 20% को हम लोग अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको क्या दे रखा था, तो इससे इसका मतलब यही तो है कि अगर कोई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो रहा होगा, अगर कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा तो 1 बढ़ गया होगा तो 6 हो गया होगा। ठीक है, इतना ही तो उसने प्रॉफिट कमाया होगा इसके ऊपर। तो अब आप हम लोग देखते हैं आगे। आगे और क्या बोल रहा था कि ₹50 और 50 रुपये कॉस्ट प्राइस में बढ़ाए गए हैं और 30 रुपये जो हैं आपके सेलिंग प्राइस में बढ़ाए गए हैं, ऐसा कहा गया। आगे बोलता है कि प्रॉफिट डिक्रीज कर दिया, तो प्रॉफिट जो था वो डिक्रीज कर दिया गया, प्रॉफिट परसेंट जो थी डिक्रीज कर दी गई। तो 20 से कितना कर दिया डिक्रीज, 3 होल 1/3 डिक्रीज कर दिया, यही तो बोला उसने क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 20 में से ये कितना हो जाएगा आपका। देखिए इसको भी मैं सॉल्व करने की एक ट्रिक आप लोग को बताऊं कि जब भी ऐसा कोई नंबर आए और आपको ऐसा नंबर में से डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो कैसे करेंगे आप लोग, इसमें से इसमें इस वाले नंबर में 1 बढ़ा दीजिए, इस वाले नंबर में 1 बढ़ा दीजिए और इधर प्लस का साइन लगा के इसमें से इसको माइनस करके लिख लीजिए, इसमें से इसको माइनस करके लिख दीजिए तो 2/3 आ गया। तो यहाँ से 20 - 4 कितना हो गया 16, और इसको ऐसे ही से जोड़ कर लिख दीजिए 2/3। तो ये कितना हो गया 216, 2/3% आ गया। अब 16 होल 2/3 जो हो गया, आपको पता होना चाहिए ये कितना होता है 1/6। ये कितना होता है फ्रैक्शन में अगर इसे तोड़ते हैं तो 1/6 आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 6 था उसका कॉस्ट प्राइस तो कितना हो गया होगा सेलिंग प्राइस 7 हो गया होगा। ठीक है, अब जो है अब कितना हो गया 6 था तो 7 हो गया होगा। ठीक है, और ये क्या बता रहा था कि 50 रुपये इसमें बढ़ाए थे कॉस्ट प्राइस में और 30 रुपये किसमें बढ़ाए थे, आपके 30 रुपये किसमें बढ़ाए थे सेलिंग प्राइस में बढ़ाए थे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर लिखिए तो 5 7 देखिए 35 लिख दीजिए और -6 6 36। अब यहाँ पर प्लस माइनस का मत देखिए, बस गैप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो कितना गैप आया 1 यूनिट का गैप आ रहा है इनके बीच में। ठीक है, कितना आ रहा है 1 यूनिट का गैप आ रहा है। अब ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 6 3 18 तो 180 और -5 7 35 तो ये 350 हो गया। तो इसमें देखिए कितना गैप आ रहा है, तो इसमें आ रहा है आपका 180 + 20 हो गया 200 और 150 200 सॉरी 20 + 150 हो गया आपका 170। तो 1 यूनिट की वैल्यू इसका मतलब कितनी दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 170। और हमें क्या कितनी फाइंड करनी थी, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था, शुरुआत में 5 था, तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 5 × 170 तो आपका आंसर आ जाएगा 17 5 85 और एक 0 और बढ़ा दीजिए तो इतना रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा आपका। अब चेक कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका सही आंसर है, जिसमें ए 850 इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए अब मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1/x + 1/y = u and xy = 1/b then the value of 1/x² + 1/y² is। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर 1/x² और 1/y² की वैल्यू क्या होगी। तो आपको जो जो दे रखा है मैं यहाँ पर बोर्ड पर नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि 1/x + 1/y आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर u दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, v दे रखी है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है 1/x²
प्लस 1/y² की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए अब इसको इससे सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि आप क्या करिए, इस वाली इक्वेशन को बोथ साइड इसके स्क्वायर कर दीजिए। 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू यू के दोनों साइड में क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, कितना आएगा 1/x²। इसका स्क्वायर खोलें, इसका इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/y², और इधर आ जाएगा 1/x मल्टीप्लाई 1/y। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, कोई ऐसा कोई बहुत मैंने बड़ा कुछ काम किया ही नहीं इसमें, ना कोई ट्रिक लगाई है ऐसी। तो इधर आ गया आपका u²। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इससे तो छुएंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए 1/x और 1 क्या आ गया, अच्छा वो एक्स वाई ये क्या था हमारा 1/v था। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कुछ इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, इसको नहीं छूना है आपको। और एग्जाम में जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख कर भी दिखा रहा हूँ, आप एग्जाम में से छोड़ भी सकते हैं, इतना मत लिखें। सिर्फ आप लोग इतनी चीज़ लिखें कि 2 और 1/xy की वैल्यू डायरेक्ट लगा दीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ 1/v। ठीक है, कितनी आ गई 1/v दे रखी है यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू, और इक्वल्स टू u²। ठीक है, अब ये 1/v जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 के साथ में। तो मैं अगली लाइन में लिखने की जगह यहीं लिख दूं। तो चलिए एक बार एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इस पूरे क्वेश्चन का। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2v। ठीक है, ये कितना हो गया 2v इक्वल्स टू हो गया आपका u²। अब इतनी वैल्यू को छोड़ दीजिए यहाँ पर ही। तो आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में जब मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो u² इक्वल्स टू माइनस का 2v हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 1/x² प्लस 1/y² का ये आंसर आ गया हमारा u² माइनस 2v। अब आप लोग चेक कर लीजिए कि कौन से वाले ऑप्शन में इसका आंसर दे रखा है। तो u² माइनस 2v जो है आपका सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एचसीएफ ऑफ एंड ब्रैकेट p² माइनस 8p प्लस 12 एंड p दूसरा ब्रैकेट p² प्लस 4p माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज इज p माइनस a, देन a इक्वल्स। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, दो किसी इक्वेशंस का क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, मतलब महत्तम समापवर्तक आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है p माइनस a, और a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अगर जैसे करना वैसे जो है, मतलब जो बिना ट्रिक के अगर सॉल्व करेंगे, बेसिक से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत देर लगेगी। तो मैं आप लोग को इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है एग्जाम टाइम में। तो देखिए ये एक इक्वेशन हमारे पास है p² माइनस 8p माइनस 8p प्लस 12। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो दूसरा p² प्लस 4p और माइनस का 12। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो कर दीजिए p² माइनस 8p और प्लस का 12, और इधर ये माइनस का p² हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा इसका 4p, इधर साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा 12। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस के प्लस हो गए तो 12p हो गए, और ये आ गया आपका 24। 12 प्लस 12 24। यहाँ से 12 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका, अच्छा ये माइनस का था ना, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा यहाँ पर p माइनस 12। ठीक है, सॉरी p माइनस 2, तो बचेगा यहाँ पर p माइनस 2 बचेगा। ठीक, तो p माइनस 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात आप लोग क्लियर है कि p माइनस 2 बचा। और बाकी हम लोग को ऑप्शन में क्या यहाँ पर क्या दे रखा था कि इसका जो एचसीएफ है कितना है, p माइनस a है। तो यहाँ पर इससे कंपेरिजन कर दीजिए इसका। तो जैसे आपने कंपेयर करा तो a की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल गई, 2 मिल गई। मुझे यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाती है 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8
अपॉन 15 और फाइंड द नंबर्स, ये पूछ रहा है आपसे। तो हिंदी में पढ़ के बता दे रहा हूँ। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्यस्त कर्मों का योग 8/15 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग संख्या ज्ञात करते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, तो मैंने क्या करा कि कोई भी दो नेचुरल नंबर मान लिए अपने मन से, x और y। एक x ले लिया और एक y ले लिया, और इसका सम इन्होंने दे रखा है, कितना है, 8 है। ठीक है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 इफ देयर रेसिप्रोकल। इनका रेसिप्रोकल कर दिया है, तो कह रहे हैं इनका अगर आप रेसिप्रोकल कर दें तो कितना दे रखा है आपको, 8/15 दे रखा है। ठीक है, 8/15 दे रखा है। अब आपको पता होगा इन दोनों का एलसीएम लेकर फिर इनको जो सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन में आएगा एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से मिला हमें 8 अपॉन, राइट साइड तो अपनी वैसी रहेगी। तो यहाँ से आपने देखा कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें पहले दे रखी थी 8, तो यहाँ पर आप 8 पुट कर दीजिए, तो एक्स वाई इक्वल्स टू अपॉन में आ जाएगा 8 अपॉन, इधर आ जाएगा राइट साइड में 8/15। तो आप यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल कर दीजिए, 1 बार में कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पर आ गया आपका। अब आप देखेंगे यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 15 मिल गई है। तो एक्स वाई की वैल्यू 15 मिल गई। अब आपको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है कुछ भी, और ना ही एक्स वाई की वैल्यू निकालने के पीछे भागना है। आप ऑप्शन पर देखेंगे, अब आपने क्वेश्चन पर जाकर इस ऑप्शंस को देखेंगे। मैं आप लोग के लिए यहाँ पर ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग फिर क्वेश्चन देखने के लिए पीछे बैकवर्ड जाएंगे तो फिर इससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ। ए ऑप्शन 3,5, बी ऑप्शन 6,2, और सी ऑप्शन दे रखा है आपका 4,4, और डी ऑप्शन में आपके दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब आपको क्या करना, देखिए एक्स वाई की मल्टीप्लाई, मतलब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करी और देखिए 15 किस में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 3 5 से किया तो 15 हमें पहले ऑप्शन में मिल गया, तो हमारा आंसर नंबर हो गया ए। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, जिसमें 15 हमें दे रखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में 15 मिलता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने रीड करता हूँ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग के लिए रीड कर रहा था, इक्वेशन हुज रूट्स आर p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू एंड दूसरा रेशियो दे रखा है, रूट आपको दे रखा है p प्लस क्यू अपॉन में p माइनस क्यू। ठीक है, तो आपको कोई भी दो एक समीकरण है कोई, उसके आपको क्या दे रखे हैं, रूट्स दे रखे हैं। ठीक है, मूल दे रखे हैं, जैसे हम मूल कहते हैं। तो अल्फा समझिए, अल्फा ही होता है। ठीक है, रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा बीटा होते हैं रूट्स। तो यहाँ पर एक दे रखा है आपको p माइनस क्यू और अपॉन में p प्लस क्यू। ठीक है, अपॉन में p प्लस क्यू, ऐसे बीटा आपको दे रखा है, दूसरा रूट दे रखा है आपको p प्लस क्यू अपॉन में p माइनस क्यू। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा मेथड है, आप लोगों को क्या लेना ना, लेट कर लीजिए p इक्वल्स टू 1 और q इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखिए तो आप ऐसे ही करेंगे, एक वैल्यू एक 1 ले लीजिए, एक दूसरी 0 ले लीजिए। तो आपने क्या करा, यहाँ पर p की वैल्यू 1 रखी, तो 1 माइनस 0, यहाँ पर 1 प्लस 0। ऐसे यहाँ पर क्या 1 प्लस 0, और यहाँ कर दिया 1 माइनस 0। ठीक है, 1 माइनस 0। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या वैल्यूज मिल रही है आपको, तो मिल रहा है 1/1। यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, 1/1। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस नहीं दे रखा था, दूसरे वाले में हाँ माइनस भी होगा। ठीक है, माइनस लगा लीजिएगा एक, तो ये जाएगा आपका माइनस, तो ये जाएगा 1 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 ओवर गया आ गया, और यहाँ से -1 आ गया। अब आगे आपको क्या दे रखा है, ऑप्शंस के, आप इसको भी ऑप्शंस से ही करेंगे। तो ऑप्शन आपके जो दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर लिखकर उसको सॉल्व करता हूँ पहले। तो यहाँ पर दे रखा है p² माइनस क्यू स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर लिखा है x² प्लस 4pqx, और आगे दे रखा है माइनस का p² प्लस q², माइनस का p² प्लस q² इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू इसमें पुट करिए, p और q की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ से मुझे 1 का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और यहाँ से मैं x² और प्लस 4
कि साथ में जब q आ गया 0 तो पूरी टर्म 0 हो गई आपकी, तो हटा दीजिए इसको, तो पी स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 का स्क्वायर और प्लस ये 0 हो गया, ये 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आप 1 को इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर 1, तो एक्स स्क्वायर का रूट हटकर यहाँ से आ जाएगा √1, √1 आ गया, तो √1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 1 और प्लस माइनस में 1, ठीक है। तो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यही आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैसे बाकी अगर आप इसे बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत देर लगने वाली है, तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा इस तरीके का लेंथी क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ पर एक वैल्यू को 1 एक वैल्यू को 0 मानकर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पर बता रहा है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको इसमें ही समझा दूंगा, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा होगा क्वेश्चन, तो इसी स्क्रीन पर देखकर आप लोग इसको समझते जाइएगा और इसको ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स फुलफिल विच ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि गणित की संकल्पना और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि किस उद्देश्य की पूर्ति करता है ये संकल्प और सिद्धांत जो है गणित के, तो स्किल की प्रतिपूर्ति करता है, या फिर प्रायर नॉलेज की करता है, मतलब पूर्व ज्ञान की करता है, या फिर ऑब्जर्वेशन की करता है, या फिर अंडरस्टैंडिंग या अवबोधन की करता है, ठीक है। कौशल, पूर्व ज्ञान, प्रेक्षण या अवबोधन किसकी ये जो है ये पूर्ति करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, आप लोग टिक लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके का है, तो मैं यहाँ पर रीड कर दे रहा हूँ और आप लोग को ऑप्शन भी जिसका आंसर होगा वो भी बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स कम्स, तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम किस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बोर्ड पर एक चीज़ समझा दे रहा हूँ कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से लर्निंग का जो है स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, लैंग्वेज। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद क्या सीखता है, फिर साइंस, फिर साइंस, फिर उसके बाद आती है सोशल साइंस, फिर आता है सोशल साइंस, ठीक है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी क्रम को नोट कर लीजिए। सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, इस तरीके से बच्चा सीखता है, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, द मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ x-2 ब्रैकेट में और x-9 ब्रैकेट इज, आपसे पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, x-2 और x-9 की। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम वैल्यू अगर निकालना पड़े तो इस तरीके से करेंगे। देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करी जाएगी, तो इसका एक फॉर्मूला है जो है b-a अपॉन b-a का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो इस तरीके ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, कहीं नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को। और ये जो वैल्यू दे रखी है आपको x-2 और x-9, तो यहाँ पर ये जो है 2 जो है a होगा और ये जो 9 है ये b होगा, ठीक है। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इसकी, तो b-a का स्क्वायर कर दीजिए, तो मतलब यहाँ क्या करना है 9-2 का स्क्वायर कर दीजिए। 9-2 का स्क्वायर किया आपने तो क्या जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा कि माइनस और लगा होता है यहाँ पर,
क्या लगा होता है, माइनस का साइन और लगा होता है। तो यहाँ से जो है मैंने देखा यहाँ पर अब वैल्यू क्या रख दूंगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 49, तो माइनस का 49 अपॉन में आ जाएगा 4, माइनस का 49/4। ऑप्शन आप जो एक चेक कर लीजिए, मैं भी यहाँ पर देख कर चेक कर देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसमें दे रखा है आप, नहीं ऑप्शन नंबर डी जिसमें माइनस का 49 है, ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें माइनस का 49/4 है। तो इसमें दो में आपको कंफ्यूज कर सकता था, आप लोग जल्दबाजी में एग्जाम में यही नहीं करेंगे, जैसे जल्दबाजी में देखा आपने और तुरंत जो है सर्किल फिल कर दिया। देखिए पर टेक्निक यही है, आप लोग देखिए कभी भी ये मत करना एग्ज़ाम टाइम में, कभी ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना एग्ज़ाम टाइम में कि आप लोग जो है पहले सारे जो है टिक लगा लो और सोचो कि मैं एंड में जब एग्ज़ाम जो मेरा हो जाएगा कंप्लीट, पूरा पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं 10-15 मिनट पहले पूरा सर्किल भरने बैठूंगा। तो ऐसे चक्कर में आपका जो पेपर छूट जाएगा और आप जो है पेपर क्या छूट जाएगा, आप OMR में ही सर्किल ही नहीं फिल कर पाओगे पूरे इतनी देर में। तो आपको क्या करना है, जैसे पर थोड़ा काम होकर, ठीक है, शांत होकर शांत दिमाग से आपको ऑप्शन टिक करने हैं, थोड़ा ध्यान देकर। ये नहीं कि आपने लिया और जल्दी से ऑप्शन जल्दी सर्किल फिल कर दिया वो है, पर करना यही है कि आप साथ ही साथ जैसे ये सॉल्व करें और उसका सर्किल भर दें। आप CDP कर रहे होंगे तब भी यही करेंगे, OMR शीट पास में रखिए, उसके उसी पेज के उसी जो जिस पेज को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके पास में OMR शीट रख के उसको फिल भी करते जाइए। जैसे आपको लगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर A B C D जो भी आपको लगा, आपने तुरंत हैंड टू हैंड उसको फिल कर दिया। कभी ऐसा मत करिएगा जो आप जो है एग्ज़ाम के थोड़े ख़त्म होने के थोड़ी देर पहले आप लोग जो उसको फिल करने बैठे हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। इफ A एंड B आर टू सेट सच दैट A माइनस बी इक्वल्स टू A, देन A इंटरसेक्शन B इज। यदि A तथा B दो समुच्चय हैं तथा A माइनस बी इक्वल्स टू A हो, ठीक है, अगर ऐसा हो तब A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ठीक है। तो आपको जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो, कभी भी इस तरीके से आपको कंडीशन दे रखी हो A माइनस बी इक्वल्स टू A ही आ जाए, A माइनस बी इक्वल्स टू A ही आ जाए और इन दोनों का ही इंटरसेक्शन पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा वो आंसर उसका एम्प्टी लगा दीजिए। एम्प्टी सेट होता है वो, नल सेट होता है। तो मैं फिर भी आप लोग को देखिए सॉल्व करके बता रहा, आप लोग सोचेंगे कहीं अरे ये तो बस अपना काम खत्म करने के चक्कर में ये जो है जल्दी से ऐसे भगा रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप लोग को हर चीज़ बेसिक से भी हर चीज़ समझाता जाऊँगा। जैसे देखिए अगर ये कोई सेट था, ये सेट था, इसमें 1 2 3 कोई 3 नंबर्स थे, ठीक है, इसके अंदर कोई भी 3 नंबर्स थे, और एक सेट था बी जिसके अंदर ऐसे ही कोई 3 नंबर्स थे, जैसे 4 5 6, दोनों डिफरेंट सेट थे, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग को तभी मिल पाता है ए, अगर दोनों में कोई भी कॉमन नंबर ना हो तभी हमें क्या मिलेगा, और हमें ए ही मिलेगा। क्यों, आप देखोगे कि जब इनका डिफरेंस निकालूंगा मैं तो यही नंबर मिलेगा मुझे। तो अगर इनका डिफरेंस निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा इस साइड में, तो मुझे मिलेगा 1 2 3, यही 3 नंबर मुझे मिलेंगे। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मुझे यही फिर से मिल गया, जो ए जो था वो मुझे फिर से मिल गया। तो इसका मतलब यही हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया अब इन दोनों में देखिए कोई कॉमन नंबर ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है कि जो कॉमन नंबर हैं वो सेट के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कुछ नहीं है, जीरो है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नल सेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, या बोल देते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट बोल देते हैं, ठीक है। इतनी बात नोट कर लीजिए अगर किसी को नोट करना है तो, वरना हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस bx प्लस 16 एंड b इक्वल्स टू 4a, देन वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। हिंदी में कुछ ऐसा खास नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं,
ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, कोई एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस 16 ये दे रखी है आपको इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहा है कि x-2 इसका फैक्टर है, x-2 इसका फैक्टर है। अच्छा फैक्टर है तो यहाँ से हमें वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी, 0 के बराबर रखकर, तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे 2 मिल गई, x की वैल्यू मुझे यहाँ पर 2 मिल जाती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पर इसको 0 के बराबर रख दूंगा, इसको भी 0 के बराबर रख दूंगा, ठीक है, इसको मैंने क्या किया 0 के बराबर रख दिया और ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 का क्यूब कर दीजिए और a यहाँ पर कर दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 4a, ये हो जाएगा आपका 2b इक्वल प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। आगे आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, b इक्वल्स टू 4a, क्वेश्चन में आपको दे रखा है b इक्वल्स टू 4 है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, इन दोनों को प्लस कर दिए, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, और इन दोनों को देखिए 4a, यहाँ पर अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो 2 इंटू बी की वैल्यू है 4a, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4a इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। तो 24 प्लस ये 4a और 2 4 से 8, 8 प्लस 4 कितना जाएगा 12a, कितना जाएगा 12a इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को उठाकर आप इधर शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 24 और a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, a कितना आ जाएगा माइनस का 24/12, तो 12 टू ज़ा यहाँ से 2 बार में कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई -2। अब a की वैल्यू -2 आ गई, तो आपको जो ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा था b इक्वल्स टू 4a, तो यहाँ से आप सीधा a की वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो a की वैल्यू माइनस का 4 इंटू, तो मैंने माइनस जो था आगे लिख दिया, 4 इंटू 2 हो जाएगा -8, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। तो ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में दे रखी है वैल्यूज चेक कर लीजिए, मैं आप लोग के लिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको दे रखा है -2 और -8। क्लियर है इतनी बात। तो अगर आप लोग सॉल्व करने जाते हैं इस तरह की क्वेश्चन को तो काफ़ी देर लगती, तो ऐसे ही करना है आप लोगों को, जो जल्दी करना, मतलब ये मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, एग्जाम में कोई बच्चा इस तरीके से नहीं करेगा, डायरेक्ट आप लोग वैल्यू लगाइए। मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर बी की वैल्यू भी रखी, फिर मैंने सॉल्व करा, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर बी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों पुट करते और जल्दी जल्दी सॉल्व करते और वैल्यू निकाल लेते और बी की, ठीक है, ऐसे एग्जाम में सॉल्व किया जाता है, ना कि आप लोग एक एक करके वैल्यू रखेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, अगर जिन लोगों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और घर पे बैठ के क्वेश्चंस को ट्राई करें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे मैं रेस कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि इन द गिवन फिगर, कोई आपको एक फिगर दे रखी है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको फिगर एक दे रखी है, इफ एल पैरेलल टू एम, दो लाइन है एल और एम जो पैरेलल है एक दूसरे के, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है, तो मैं आपको फिगर यहाँ पर बनाकर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को बार बार वहाँ पीछे जाकर ना देखें। देखिए यहाँ पर आपको दे रखी कोई दो लाइन्स है एल और एम, कोई दो लाइन्स है और इस तरीके से ये एक ट्राइंगल बना है, ठीक, और यहाँ पर आपको दे रखा है ये एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एक्स डिग्री की, और ये आपको दे रखी है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये कितना है, ये है आपका थीटा, कितना दे रखा है थीटा, इक्वल्स टू ये कितना दे रखा है 80 डिग्री, सॉरी इक्वल्स टू मुंह से निकल गया मेरे, ये कितना एंगल दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है, इतनी बात आप लोग को क्लियर होगी। आपसे पूछ कर रहा है एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, देखिए तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू, ये देखिए कोई एक ट्रांसवर्सल जब होती है, ट्रांसवर्सल जो होती है, जैसे ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। तो अगर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, अगर ये वाली लाइन इस तरीके से बनी होती, ये वाली लाइन देखिए ये ऐसे और ये इस तरीके से बनी है, तो ये वाली
और ये वाली, तो ये कितना, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगी, ये 60 हो तो ये भी 60, तो ये 60 हो गया आपका, थीटा कितना हो गया 60 हो गया। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 के, तो 60 80 हो गया 140, तो एक्स की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, कोई हमें सॉल्व करना भी नहीं पड़ा, आप देख के कर सकते हो। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखकर अपने दिमाग में सॉल्व करके ही क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें बस आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, मतलब ये सारा बेसिक जो है लाइन एंड एंगल्स का, वो सब आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कर लेंगे। तो देखिए कितने इजीली हो गया ये क्वेश्चन, अगर आप लोगों को पता था कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है तभी आप लोग ये कर सकते थे बहुत जल्दी। अगर जैसे पता है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पता है तो वो एक बार जो है गूगल करके, या जो भी उन लोगों के पास कोई भी ऐसा ऐप है तो उस पर जाकर सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लोगों को क्लियर करवा देता, पर बात यह है कि अभी टाइम है हम लोग के पास कम, और हम लोग को सीखना है ज़्यादा और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा। तो वैसे तो मैं आप लोग के यहाँ पर बेसिक बेसिक हर चीज़ सिखाता भी चल रहा हूँ, और फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा आपसे रह जा रहा है तो आप लोग जो है गूगल वगैरह करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक्स हैं तो बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द वैल्यू ऑफ रीड क्या करना है, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं वैल्यूज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए तो ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है आप लोगों को, √5 अपॉन में दे रखी है आपको, वैल्यूज दे रखी हैं कुछ। तो यहाँ पर दे रखा है √9 प्लस 4 √5 ब्रैकेट प्लस रूट में 9 माइनस 4 √5, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा नीचे वाली वैल्यू को एक्स के बराबर मानिए और सीधा उन दोनों के साइड के स्क्वायर कर दिए। तो इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर यहाँ पर लगाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 4 √5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से देखिए रूट्स कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर प्लस, तो आ जाएगा 9 माइनस 4 √5, फिर दूसरा आगे आएगा प्लस 2 अंडर रूट में 9 प्लस 4 √5 4 √5, ठीक है, ब्रैकेट फिर 9 माइनस 4 √5। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। देखिए यहाँ पे जो अगर कैंसिल हो रहा है कोई चीज़ तो आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, 9 + 9 18 आ गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये दोनों अगर रूट में जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आप ऐसे करते हैं ना कि दो वैल्यूज़ जो हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, जैसे कि a² है और यहाँ पर b² है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ab का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा, इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 2 ब्रैकेट में एक अंडर रूट लगा दूंगा दोनों का, और 9 + 4 √5 ब्रैकेट और 9 माइनस 4 √5। मैं आप लोग को बहुत धीरे धीरे हर चीज़ समझाता हुआ चलता हूँ, इसलिए यहाँ देर लगती है, आप एग्ज़ाम में जल्दी करेंगे, ठीक है। तो देखिए और क्या बचा यहाँ पर, 18 + 2, ठीक है, 18 + 2 और ब्रैकेट में ये। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये a+b का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर a+b और a-b। तो a का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो अंडर रूट लगा दीजिए, a का स्क्वायर हो जाएगा 9 का 81, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 हो जाएगा 16, और √5 स्क्वायर से खत्म होकर 5 बचेगा, तो 16 5 से आ जाएगा 80। तो 81 माइनस 80 यहाँ पर बचेगा कितना, 1 बचेगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है, ठीक है। तो सीधा कितना आ गया 18 + 2, तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिल गई 20। यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल गई आपको 20, तो x² की वैल्यू कितनी मिली है 20, तो स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी अंडर रूट में 20। अब अंडर रूट में 20 मतलब 4 × 5 का अंडर रूट, अब 4 में से 2 बाहर आ गया, बचा यहाँ पर √5, तो बस वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए ले जाकर, तो √5
अपॉन में नीचे क्या आ रहा है 2√5, तो √5 से √5 हमने कैंसिल कर दिया, बचा यहाँ पर 1/2। क्या बचा 1/2। देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जहाँ पर 1/2 दे रखा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मैं रेस कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 4:5 और बी रेशियो सी दे रखा है आपको 6:9 एंड सी रेशियो डी दे रखा है 15:9, देन ए बी सी रेशियो डी पूछ रहा है आपसे वो किसके बराबर होंगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करना होता है। देखिए ए रेशियो बी आपको कितना दे रखा है 4/5, मतलब वो अपॉन में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बी अपॉन सी क्या दे रखा है आपको 6/9, आप रेशियो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और सी अपॉन डी क्या दे रखा है आपको 15/19। ठीक है, इतनी बात आप लोग क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या क्या है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर होते हैं ठीक है उनको उनको आपस में उनकी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ पर जो है ये 5 है, तो यहाँ 5 से कर दूंगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 से कर दूंगा। तो मैंने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 6 आ गया 24, 5 6 हो गया 30। ऐसे यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे दोनों में। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 30 और 9 5 45। अब तो यहाँ पर मुझे मिल गया, देखिए सी की वैल्यू 45 मिल गई, तो मुझे ये भी 45 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये नहीं करूँगा कि हर बार मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, और यहाँ पे फिर 15 से करूँगा, ऐसा तो नहीं करूँगा। तो मुझे इसको जो यहाँ पर सी की वैल्यू वो यहाँ पर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 15 3 45 तभी तो होगा। तो 15 3 45 हो गया और 19 3 57। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए बस क्या करना है, अब आपको वैल्यू मिल गई है, ए की वैल्यू रखी है यहाँ पर 24 रेशियो, बी की वैल्यू रखी है 30, सी रेशियो सी की वैल्यू आ गई आपकी 45 और डी की वैल्यू आ गई आपकी 57। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। तो 3 से एक बार कैंसिल हो रहा है, तो 3 8 24 और 3 10 30 और 3 15 बार में ये कैंसिल हो गया, 3 ये आपका कितनी बार में कैंसिल हो गया 19 बार में। तो 8:10:15:19 ये आपका सही आंसर हो गया। चेक कर लीजिए ऑप्शन किस में दे रखा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। जो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बैग कंटेन 4 ब्लैक 6 ब्लू वाइट 3 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 ब्लैक 6 ब्लू और 3 वाइट और 4 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, 4 रेड बॉल्स हैं। ठीक, ये आपको बता रहा है और कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक एंड वाइट बॉल इज, आपसे पूछ रहा है कि ब्लैक और वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक और वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले तो आप टोटल लिख लीजिए, टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल बॉल्स कितनी हैं। तो 4 + 6 + 3 + 5 कितनी हो गई है, ये हो गई आपकी 4 + 6 + 3 + 5, तो ये हो गई आपकी 18 बॉल्स। ठीक है, टोटल कितनी बॉल्स हैं 18 बॉल्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम लोग। तो देखिए उसका फॉर्मूला सिंपल है, कुछ ऐसे बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है। जितना आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि ब्लैक और वाइट, तो ब्लैक कितनी है, ब्लैक है आपकी कितनी है 4 ब्लैक है, तो 4/18 कर दीजिए प्लस 4/18 और प्लस में कितनी दूसरी क्या पूछ रहा है वाइट बॉल, तो वाइट बॉल कितनी है यहाँ पर 3 वाइट है, तो 3/18। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए
अब 18 एलसीएम आ गया तो 4 + 3 तो हो जाएगा आपका 7/18। अब 7/18 जिस भी ऑप्शन में आपको देखने को मिला तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, था इजी। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कुछ नहीं करते हैं, अगर आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है और कहीं लिख कर देते हैं, क्वेश्चन में और लिख कर आता है, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना होता है, यहाँ पर सिंपली प्लस कर लेना होता है। ठीक, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि इन अ सर्वे देयर आर 40 ऑब्जर्वेशन। एक ही सर्वे में 40 ऑब्जर्वेशन देखे गए और जिसमें मीन उसका निकाला गया। पहले 10 ऑब्जर्वेशन का मीन है 4.5 एंड मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज 3.5। तो पहले 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन था वो कितना था, 4.5 था, और जो बाकी बचे हुए ऑब्जर्वेशन है उनका मीन 3.5 था। तो हम यहाँ पर टोटल निकाल ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लें ओवरऑल कितनी वैल्यू आई थी। तो यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशन कितने हैं, जिनका है 4.5 है, तो बचे कितने ऑब्जर्वेशन, तो बचे हैं 30 ऑब्जर्वेशन, उनका मीन कितना आया था, 3.5 आया था। तो यहाँ से मुझे मिल गई वैल्यू 45, और ये कितना आ जाएगा आपका, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 105 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 150, ये जाएगी 150। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मीन निकालना था कितने, 40 ऑब्जर्वेशन का। तो मीन निकाल लीजिए ओवरऑल का। तो 150 से डिवाइड कर दी, 150 को डिवाइड कर दीजिए, किससे करना है 150 को डिवाइड, 40 से, जो 40 ऑब्जर्वेशन से। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, बचा कितना, 4 3 ज़ा 12, बचा आपका 3। तो पॉइंट लगा दीजिए, एक जीरो बढ़ा दी, 4 7 ज़ा 28, बचा कितना, फिर से 2 पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ा दिया, 4 5 ज़ा 20। तो 3.75 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी आपका सही ऑप्शन हो गया। चलें अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स वाज 58.5। लेटर इट वाज फाउंड दैट 75 वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 57। फाइंड द करेक्ट मीन। आपको 30 बच्चों का आपको मीन दे दिया और कहा कि बाद में ऐसा हुआ कि जो 75 जहाँ पर नोट करना था, जो नंबर 75 लिखना था वहाँ पर 57 लिख दिया गया। तो गलती तो हो गई है, तो इसको सही कैसे करेंगे। देखिए, तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 30 स्टूडेंट्स थे, उनका कितना आया था मीन, तो आया था 58.5 आया था। कितना आया था, 58.5 आया था। अब आप यहाँ पर इसी में कर दीजिए, जो आप लोगों ने जो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि वो गलत नंबर हमने जोड़ दिया, तो वो घटा दीजिए, उसको लेस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो नंबर आपको जोड़ना था उसको जोड़ दीजिए। कितना जोड़ना था, 75 जोड़ना था। और टोटल कितने नंबर्स थे हमारे, तो नंबर्स क्या था, मतलब स्टूडेंट कितने थे, 30 स्टूडेंट्स थे। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 या 24, 2 यहाँ पर कैरी गया, तो 3 5 15 प्लस 2 आगे आपका 17 1749। और 1749 में से 57 लेस कर दीजिए, तो 9 में 7 गया 2 बचा, और 14 में से 5 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ बचा 6। अब यहाँ पर 75 ऐड करना है हमको, ये बचेगा 7, 9 प्लस 6 17 16, 1 आ गया यहाँ पर, तो 1767। अब 1767 को हमें डिवाइड करना 30 से। तो 3 से डिवाइड करिए, पहले 3 10 जा कर दीजिए इसको पूरा, इसको 3 10 जा कर दीजिए, और 3 से डिवाइड, 3 5 जा 15 बचा यहाँ पर, 3 5 जा 15 बचा 2, और फिर 3 8 जा 24 बचा यहाँ पर 2, तो 3 9 जा 27, तो 589 अपॉन में 10 आ गया यहाँ पर। तो 10 से एक पॉइंट लगा दीजिए पीछे से, तो 58.9 इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में 58.9 सही आंसर दे रखा है। 58.9 जो है आपका, 58.9 है, सही किया गया मैंने। तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 यहाँ 2 बचा, तो 24 2, 3 9 जा 24, 3 9 जा 24, सही तो किया है ना मैंने, काट किया तो सही है फिलहाल। 3 10 जा, ये भी सही किया है। 3 5 जा 15 प्लस 2 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। 3 8 जा 24 और बचा 2, 3 9 जा 27, ये भी सही किया है। तो 58.9 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है,
तो ये आपका ऑप्शन वरना यहाँ पर मैच कर जाता है, या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो ऑप्शन एक बार मैं चेक कर लूँगा, बाकी आपका सही आंसर यही आ रहा है। एक बार मैं फिर भी एक बार देखिए, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो 3 3 इज़ 9 और 3 8 24, 2 गया कैरी, 3 5 15 प्लस 2 17, माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर 57। तो 9 में से ठीक है, 9 में से 7 माइनस किया 2 बचा, और 14 में से 9, हाँ 14 में से 5 माइनस किया कितना आएगा, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9। ठीक है, और 7 अब यहाँ पर कितना हो जाए, 6 बचा था तो ये आ गया 16। यहाँ पर 75 ऐड करते, 5 प्लस 2 7, और 9 प्लस 7 हो गया 16, 1 गया कैरी, तो 1767। ठीक है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए 58.9। ठीक है, और वहाँ पर ऑप्शन में कुछ गलती थी, इस चक्कर में ये इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में डायरेक्ट आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर, और आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका कि ए की पावर m है, उसकी पावर भी n है, इक्वल्स टू ए की पावर कितनी है, m है, और उसकी भी होल पावर कितनी है, n है। ठीक है, उसकी भी होल पावर कितनी है, n है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इसको देखिए ऐसे लिख लेंगे, m है, m की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर एम एन हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट हटता है तो ये मल्टीप्लाई जाते हैं, एम एन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है देखिए बेस जब सेम होते हैं तो पावर्स क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन कर बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ से m की पावर n, ठीक है, m की पावर n इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू एन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा, इसके m की पावर n और डिवाइड में आ गया m इक्वल्स टू n। अब ये पावर यहाँ पर कितनी है, एक तरीके से 1 है इसकी पावर है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, m की पावर, ये इधर n है और इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में m की पावर -1 हो जाएगा, नीचे 1 था तो ये n हो जाएगा इधर राइट साइड में, तो n है ही, हो क्या जाएगा। तो अभी देखिए जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में जब बेस होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो m की पावर हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू आ जाएगा n, इक्वल्स टू आ जाएगा n। आपको ये तो बात पता ही है ना कि अगर a की पावर यहाँ पर 2 है इक्वल्स टू यहाँ b है, तो मैं क्या करूँगा, जब स्क्वायर हटा के इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा b की पावर 1/2। इतनी बात क्लियर है ना। अब हम लोग देखते हैं, इसको मैं इधर भेजूंगा, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा a m इक्वल्स टू n की पावर 1/n-1। ठीक है, कितना हो जाएगा, n/1 1/n-1 हो जाएगा। ये दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा और लिख देता हूँ, 1/n-1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी n की पावर 1/n-1। आपसे क्या पूछ रहा था ऑप्शन, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा था m का मान पूछ रहा था। ठीक है, m का मान पूछ रहा था आपसे, तो ये हो जाएगा आपका n की पावर 1/n-1, n की पावर जो है आपका ये आ जाएगा 1/n-1 आ जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू आ गई, m इक्वल्स टू n की पावर 1/n-1। तो ये आपका सही आंसर हो गया, m की वैल्यू आ गई है n की पावर 1/n-1। तो ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन इस तरीके से अरेंज नहीं है, तो इसका सही आंसर यही होगा। तो ऑप्शन में जो है करेक्ट कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से होना चाहिए था, n की पावर 1/n-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो इस तरीके से होना चाहिए था, जो कि इस तरीके से नहीं हो पाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कुछ इस तरीके से, मैं आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। देखिए, तो 3 की पावर दे रखी है आपको 2x+1 और -3 की पावर दे रखी है आपको x इक्वल्स टू दे रखा है 3 की पावर x+3। ठीक है, 3 की पावर x+3 और माइनस में 3 का स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, और इसमें आपको आपसे पूछ रहा है कि x का मान बताइए, मतलब x की वैल्यू बताइए किसके बराबर होगी। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजीली मेथड ये है कि आप ऑप्शन से जाइए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे बहुत देर लगेगी, ऐसे एग्जाम में कभी मत करिएगा। आप ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से जो है अप्लाई करके देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें 0 और 1 दे रखी है,
तो एक बार इसकी जीरो रख कर देखिए वैल्यू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ जीरो रख दीजिए, तो ये जीरो हो जाएगा 3 की वैल्यू, और 3 की पावर फिर 1 बचेगी, तो मतलब 3, और यहाँ पर जीरो रखा है तो इसकी 3 किसी की पावर जीरो का मतलब होता है 1। ऐसे इसको रख कर देखिए, यहाँ पर 3 की x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी जीरो, तो जीरो प्लस 3 मतलब हो गया 3, तो 3 की पावर यहाँ हो जाएगी 3, ठीक है, और यहाँ से 3 की पावर 2, तो यहाँ से आया 3 - 2, तो 3 - 1 आ गया 2, और 3 3 9, 9 थे 27, 27 और 3 3 9, तो यहाँ बचा 9, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 का जो है 1 की कंडीशन जो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही है, ठीक है। अब 1 रख कर देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर दूसरी वैल्यू रख कर बी वाली वैल्यू रख कर देखते हैं, बी की वैल्यू रख कर देखिए, ठीक है। बी का जो है इसमें दो वैल्यू है ना 1 की, तो एक यहाँ पर तो एक सेटिस्फाई नहीं करी बी वाली, तो दूसरी वाली रख कर देखते हैं। 1 रख कर देखिए तो 2 की पावर 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3, और 3 की पावर 3, और यहाँ पर जाएगा 3 की पावर 1, तो मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 3 हो जाएगा 4, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2, तो 3 3 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से जो है आपके 4 - 2 कर दीजिए, या फिर ऐसे समझिए 3 3 9, और 9 27 9 हो जाएगा आपको, सॉरी 27 3 हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपका ये 3 3 9 आ जाएगा, तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है। अब -1 रख कर देखिए, तो -1 रख कर देखिए इसमें, तो -1 आप रखेंगे तो ये -1 तो जाएगा माइनस का 2, और +1 -2 + 1 कितना जाएगा 3 की पावर -1, और यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर -1, तो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। और ये साइड एक बार चेक करके देख लेते हैं, तो -1 और प्लस का 3, -1 प्लस का 3 कितना जाएगा 3 की पावर 2, और ये -3 की पावर 2, तो ये जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये आप इसी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसमें दोनों ये सेटिस्फाई कर गई साइड, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो जीरो आ गया, यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो जीरो आ गया। ये तो बात आप समझ गए होंगे ना कि 3 की पावर -1 क्या होगा, 1/3 ही होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी ना। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, मोटर बोट ट्रेवल्स एट 15 km/h इन स्टिल वाटर, इट टेक्स 5 hours टू गो 36 km अप स्ट्रीम एंड रिटर्न, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही गया था और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो यहाँ पर मोटर बोट की जो आपको स्पीड दे रखी है, ठीक है, मोटर बोट की स्पीड दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 15 km/h, ठीक है, 15 km/h दे रखी है आपको मोटर बोट की स्पीड। और आपसे कह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जोन दोनों की जो है आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड एक तरीके से दे रखी है, और टोटल आपको टाइम दे रखा है 5, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, देखिए दोनों का मैं एवरेज निकाल के यहाँ पर पुट करूँगा, तभी वैल्यू यहाँ पर जो है हमारा आंसर जल्दी सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए एवरेज तो 36 जाने में जो टाइम लगा होगा, 36 आने में टाइम वो डिस्टेंस लगा होगा, 36 किलोमीटर जाने का था, 36 किलोमीटर आने का था, और दोनों में टाइम कितना लगा था, तो 5 किलोमीटर आने या जाने में लगा, ठीक है। तो आने जाने में हमें कितना टाइम लगा, 5 लगा, ठीक, 36 किलोमीटर गया, ठीक है, और वहाँ से आया वापस, तो 36 किलोमीटर ही आया होगा, डिस्टेंस सेम रहा होगा, तो 5 यहाँ पर दोनों आने जाने में टाइम लगा है, ठीक है, अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम जाने में। हम इसी को बराबर रख लेंगे किसके। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना होगा कि देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से आप बनाएंगे कि अप स्ट्रीम क्या होता है, तो होता है B - C, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है B + C। मतलब जब देखिए, जब डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि जब बहाव के साथ में बहेगा, तो यहाँ पर बोट और जो करंट की स्पीड जुड़ जाती है, और जब अप स्ट्रीम जाते हैं तो बोट और करंट की स्पीड अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट का हो गया, तो इसका मतलब माइनस कर दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मान के रख लिया मैंने, इसकी जो है स्पीड कुछ भी है, C ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 - C, और यहाँ से 15 + C, ठीक है।
तो ये अप स्ट्रीम स्पीड हो गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। तो अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड का एवरेज ले लेते हैं, साइड में रख लेंगे। तो उसका क्या होता है, देखिए जब भी कोई दो स्पीड, दो ऑब्जेक्ट दो अपोजिट स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, अलग अलग स्पीड से जा रहे होते हैं, तो ठीक है, जैसे S1 है और ये S2 है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 2S1S2 अपॉन में S1 प्लस S2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो एवरेज स्पीड मैं यहाँ पर पुट करूँगा इसी फॉर्मूले में, तो 2 और ये जो हो जाएगा आपका 15 माइनस सी और 15 प्लस सी। ठीक है, ये दोनों स्पीड है, अपॉन में 15 जो है, ठीक है, चाहे आप माइनस पहले लिख दिए प्लस बाद में लिख दिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो 15 माइनस सी और प्लस 15 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सी से सी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए आ गया 72/5। आप इसे जल्दी जल्दी, जितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी आप इसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और माइनस हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। अपॉन में क्या बचा, नीचे बचा 30, तो ये कैंसिल कर दीजिए, 5 से 30 और 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 72 का 3 से कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 और 7 से 21, 216 आ गया। यहाँ पर बचा 225 और माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप इधर सी माइनस का सी जो है इस साइड में ले आइए, तो सी स्क्वायर और 225 माइनस का 216 कितना बचा, यहाँ पर बचा है हमारा 9। तो सी स्क्वायर इजिकल्स टू 9, तो सी की वैल्यू आ गई 3। तो यही आपको फाइंड करना था, तो 3 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, तो कितना इजी था। वैसे आप लोगों को अगर बाकी इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लग सकती, ठीक है, कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं है जो इसमें अप्लाई हो पाए, तो यही मेथड है इसका, वो भी सबसे ईजीएस्ट मेथड मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है। आप इसे कहीं पर भी सर्च करके देख लीजिए, या फिर कहीं से किसी भी क्लास को देख लीजिए, किसी भी टीचर की, तो इससे अगर इजी मेथड इस वाले क्वेश्चन के लिए नहीं मिल सकता। ठीक, तो हम लोग चलते हैं हमारे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसे मैं रेस कर दे रहा हूँ, देखिए। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और इफ कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो ये बता रहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो है आपका कितना है, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना है, टी एस ऑफ सिलेंडर है आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और बाकी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पर सी एस ए क्या होता है, 2πr/h और 1/3 आपको टी एस ए दे रखा है 462। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, बाकी 2 × 22/7 और r × h। ठीक है, और 1/3 × 462, 3 से इसे कैंसिल करिए, 3 1 जा, 3 5 जा और 3 4 जा। 11 से इसे कैंसिल करिए, 11 2 जा, 11 1 जा, 11 4 जा। 2 से इसे कैंसिल करिए, 2 7 जा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आर एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 7 × 7 अपॉन में 2 मतलब 49/2 आ गई है। ठीक है, अब मुझे आर या ऐसी किसी की वैल्यू पता चल जाए तभी मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है। यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए, होता है πr²h, πr²h। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर r की वैल्यू चाहिए और h की वैल्यू भी चाहिए। अगर मैं r की, चलो h की वैल्यू नहीं भी निकालूंगा तो मुझे r की तो चाहिए ही, तो पाई, तो मैं ऐसे लिख लूँगा r और RH। ठीक है, तो RH की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल चुकी है, तो पाई r की वैल्यू निकाल लूँ मैं। तो r की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, तो टी एस ए को फॉर्मूले में रख दे रहा हूँ मैं। तो टी एस ए का फॉर्मूला क्या है, 2πr ब्रैकेट में h + r। ठीक है,
तो 462 हमें ये दे रखा है, ठीक, 462 हमें ये दे रखा है। तो हमने यहाँ पर वही रख दी, फिर से वैल्यू 2 इंटू 22/7, और ये हो जाएगा आपका आर एच प्लस ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर और 462, ठीक है। ये ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ मैं इसको ऐसे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। बाकी सब मल्टीप्लाई में तो 2 से इसे कैंसिल कर दिए, 11 से करिए पहले से। तो 11 से मैं करूँगा 11 टू ज़ा और 11 फोर ज़ा 11 टू ज़ा, फिर 2 से इसे कैंसिल कर दिया, 2 टू ज़ा 2 वन ज़ा, फिर 7 इधर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आर एच प्लस आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14 अपॉन में 2, ठीक है। आर एच की वैल्यू आपको 49/2 दे रखी है। थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। 49/2 प्लस आर इक्वल्स टू 147/2। तो ऐसे क्वेश्चन को ना लास्ट में करा करिए। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है कि जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व किया करिए। पहले वो क्वेश्चन कर लिया करिए एग्जाम में जो आपको मतलब आते तो सारे ही होंगे आपको, पर जो इजी हों, जो इजी क्वेश्चन वाले को जल्दी जल्दी लगाकर उनको टिक करके और सर्किल भर के जल्दी से आप फिर जो है ऐसे क्वेश्चन को एंड में करा करिए, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा। और ऐसे क्वेश्चन में अगर टाइम ज़्यादा लग भी जाता है और टाइम पेपर आपका छूटने में, तो एक क्वेश्चन ही आपका मुश्किल से छूटेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करिए लास्ट में करने की। तो 49/2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 147/2। यहाँ पे हम लोग क्योंकि देखिए नीचे दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो माइनस का ये हो जाएगा आपका 49। तो 7 में से 9 गया, कितना बचेगा यहाँ पर, बचेगा हमारा 8, और इधर 13 में से 4 बचेगा 9। तो 2 से कैंसिल करा, 2 फोर ज़ा और 2 नाइन ज़ा, तो 49 आ गया। यहाँ पर आर स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी आपकी 7, आर की वैल्यू मिल जाएगी 7। अब सीधा यहाँ पर आता हूँ मैं, पुट करूँगा वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू रखूँगा 7, और आर एच की वैल्यू है 49/2 जो कि मैंने अभी यहाँ पर निकाली थी। तो बस 7 से 7 काट दीजिए और 2 से 11 बार में काट दीजिए, और 11 9 देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का भी एक मेथड होता है। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करिए तो दो नंबर्स को ऐसे लिख दीजिए, और बीच में इन दोनों को जो है प्लस करके लिख दीजिए, तो 13 हो जाएगा, और ये जो बचा है यहाँ पर वो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर कैरी दे दीजिए, तो हो जाएगा 539। ये होता है मेथड प्लस कर वो मल्टीप्लाई करने का। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका सही आंसर आ गया 539। चेक कर लीजिए अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखते हैं तो ये कौन से वाले में मिल रहा है। हाँ, तो बी वाला ऑप्शन जो है सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग के लिए रीड करो, तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। आपको कोई दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या फिर पूछ रहा है कि समान पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो आपको उससे पहले ये चीज़ सॉल्व करने से पहले आपको ये कुछ बातें पता होना चाहिए कि जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, तब क्या कंडीशन होती है, तो होता है A1/A2, ठीक है, इक्वल्स टू B1/B2 और इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। फिर आता है, फिर आपकी आती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस जो होती हैं, पैरेलल लाइंस में क्या होगा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 होगा, पर C1/C2 नहीं होगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये कुछ भी बराबर नहीं होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, ठीक है। तो ये होगा। और फिर आपकी लास्ट आती है परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस का होता है फॉर्मूला A1/A2 प्लस B1/B2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। A1/A2 प्लस B1/B2 इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। ये चारों कंडीशन आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखी हैं, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y और प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है
ये A1 यहाँ पर कितनी है, A1 है, लिख दे रहा हूँ मैं आपको A1, आपके लिए A1 कितनी लिख रहा हूँ मैं, A1 है, और A2 कितनी है, 2 है। ऐसे B1 कितनी है, 2 है, B1 कितनी है, 2 है, और B2 कितनी है, 4 है। ऐसे ही C1 कितनी है, -3 है, और C2 कितनी है, 11 है। अब आप देख लीजिए सबके लिए, तो A1/A2 रखिए तो 1/2, ठीक है। तो A1/A2 मैंने रखी तो कितनी आ गई, 1/2 आई है वैल्यू। ऐसे B1/B2 रख दी तो 2/4, तो इसका मतलब ये भी 1/2 आई है। ऐसे C1/C2 रख दीजिए तो कितनी आ जाएगी, -3/11। अब आपने देखा है कि यहाँ पर ये तो हमें मिला नहीं इक्वल, तो इसका मतलब ये कैसी है, पैरेलल लाइन्स है। कैसी लाइन्स हैं ये, पैरेलल लाइन्स हैं, जहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है, पर C1/C2 नहीं होता है। तो ये कौन सी लाइन्स हो जाएंगी हमारी, पैरेलल लाइन, जिन्हें हम बोलते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं, ठीक, समांतर रेखाएं, ठीक है, रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं, ये हो जाएगा इसका। तो ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहीं पर इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। अब जो है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दे रखा है एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, और हमें OC भी निकालना है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा होगा, मैं यहाँ पर उसका डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए एक सर्किल है जिसमें ये सेंटर है, और सेंटर से ये जो लाइन्स ये गई हैं, और यहाँ पर ये मिला दिया इन लाइन्स को, और इस तरीके से ये फिगर बना हुआ है एक। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है किसकी, ये है A, ये है B, और ये है C, ठीक है। और ये है, यहाँ पर मैंने डॉट 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 करके ये लाइन यहाँ पर बना दी इस तरीके से, ठीक है। ये D है, इतनी बात आपको दिख रही है ना, क्लियर है। तो ये O है, मतलब O मतलब ओरिजिन सेंटर है इसका ये। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपको दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है। ये आपको कितना दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है। अब आप देखोगे कि ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। क्वाड्रिलेटर्स के अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, क्वाड्रिलेटर के। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पेन, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे मैं यूज़ नहीं करता हूँ कभी बोर्ड, आपको इसी में से सॉल्व करके आंसर निकाल के दे दूंगा। देखिए तो 100 है, और इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटर्स के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, ठीक। तो ये 100 है तो 80 ये होगा। और आपको ये पता होना चाहिए सर्किल की कंडीशन की, जब एक ओरिजिन पर जो बन रहा होता है, ये मतलब एक जो है कॉर्ड होती है, कॉर्ड से जो बन रहे होते हैं एंगल, सेंटर पे जो बन रहा होता है वो वाला कितना होता है, वो डबल होता है जो यहाँ पर बन रहा होता है उसके, ठीक है। तो ये कितना, अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो ये 160 हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि सेंटर से यहाँ पे टच करने वाली ये क्या रेडियस है, और ये भी रेडियस है। तो ये दोनों कैसे होगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया एक तरीके से, ये वाला पूरा, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। जब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया तो ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये होगा, जितना ये होगा उतना एंगल ये होगा। तो आपसे यही तो पूछ रहा था, OC भी पूछ रहा है कि BOC क्या पूछ रहा था, देखिए। तो आपसे OC भी पूछ रहा है, हाँ, तो OC भी पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये ट्राइंगल का सम आपको लोग को, देखिए वैसे तो हम लोग यहाँ पर कितना हो जाए, 180 होता है ट्राइंगल के, तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से 160 मैंने माइनस कर दिया, बच्चा कितना 20, और 20 को 10 में डिवाइड कर दीजिए तो 10 डिग्री ये हो गया, 10 डिग्री ये हो गया। तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है हम लोग हवा में कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सीधा लगाइए आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम बिकम्स 2/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है कि कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट 8% पे, जो कि अपने प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला तो पता होगा, SI इक्वल्स टू क्या होता है, P/R/D, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है अपने प्रिंसिपल का कितना गुना हो जाएगा, अपने प्रिंसिपल का कितना गुना हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है ये। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे,
तो देखिए ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही होता है आपका जितना आपने जितना आपने लगाया था और जितना आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, जितना आपने जितना आपने पैसा लगाया, ठीक है, और आपको उसका इंटरेस्ट मिला है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये वही तो होता है, ये इंटरेस्ट मिला है आपको, तो ये कह रहा है इतने गुना हो जाएगा उसका, ठीक। तो P का कितना पार्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ से हम कहेंगे 2/5 ऑफ P इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, इन हाउ मैनी ईयर्स, तो ठीक है, आपको P से P कैंसिल हो जाएगा और बचा यहाँ पर 2/5, R की वैल्यू 8 दे रखी है और T की वैल्यू हम फाइंड करनी है, तो 5 से 20 बार में काट दीजिए और 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो टी की वैल्यू आ गई 5 ईयर्स। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, जहाँ पर एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसकी डायगोनल्स कट हो रही हैं ऊपर, ठीक है, और एंगल DAC 32 है, AOB 70 है, फाइंड DBC फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर DBC फाइंड करना है, DBC फाइंड करना है आपको, और ये सारे एंगल्स आपको दे रखे हैं। तो एक कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, उसमें ये इस तरीके से दे रखा है आपको, ठीक है। तो एक जो ये दे रखा है आपको, ये 32 दे रखा है, मैं आपको ABCD ये पैरेललोग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये जो दे रखा है आपको DAC, तो DAC ये दे रखा है आपको 32 डिग्री, 32 डिग्री दे रखा है, और AOB कितना है, AOB आपको 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि DBC फाइंड करके दिखाओ, इधर फाइंड करके दिखाओ, DBC फाइंड करके दिखाओ, आपसे बोल रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जितना ये है, ठीक है, 32 है, और ये वाला आपका कितना दे रखा है, ये वाला एंगल आपका दे रखा है यहाँ पर 38 दे रखा है, ठीक है, 38। और ये 38 कैसे निकला, देखिए ये वाला एंगल क्या है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन वाला मतलब ये 110 हो जाएगा। जब 110 ही हो जाएगा, 110 में जोड़ दीजिए 32, तो कितना जाएगा, 2 4 142, 180 में से माइनस कर दीजिए, तो 100 में से माइनस किया 142 180 में, तो 38 मिल गया, ठीक है, 38 हमें मिल गया। जब ये 38 तो ये भी 38, ये 38 तो ये भी 38, और हमें फाइंड क्या करना है, DBC, तो DBC ही फाइंड करना था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखिए मैंने कितने ईजिली सॉल्व कर दिया, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, और आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है इसके कॉन्सेप्ट तो फिर आप जो है काफ़ी देर लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 27, इफ ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देन ऑर्डर्ड पेयर x, y इज। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, देखिए कोई भी आपको फिगर अगर दे रखी है सर्किल के अंदर, इन्होंने ऐसे कोई बना रखा है, ठीक है, एक सर्किल के अंदर इन्होंने कोई ऐसा रेक्टेंगल बना रखा है और उसकी जो एंगल्स अलग अलग दे रखे हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 3y माइनस 5 डिग्री, और ये दे रखा है आपको 4y प्लस 20 डिग्री, ठीक है, और ये दे रखा है 7x प्लस 5 डिग्री, और यहाँ दे रखा है आपको 4x, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, इन सबके एंगल्स का सम कर देते हैं और उसको 360 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल लिया, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 360 के बराबर। सबको जरा रख दीजिए, तो इक्वल्स टू रख दीजिए 360 के बराबर, तो 3y 4y हो जाएगा आपका 7y, और 4x 7x कितना हो जाएगा आपका 11x, और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस 15, 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, अब 20 उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 340, 340। तो 7y प्लस एक्स आपको ये मिला, 7y प्लस एक्स इक्वल्स टू 340। आगे पूछ कर है आपसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है,
और अपोजिट एंगल्स का सम आप देखेंगे तो 3y माइनस फाइव इक्वल्स टू अच्छा ये देखिए, ये दोनों एक सब किसके बराबर होंगे? एक एक जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेटल बोल रहा है इन्होंने। अगर रेक्टेंगल होता तो हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर लेते। तो ये दोनों जो होंगे आपके कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेटल दिया है, अभी फिक्स कोई फिगर नहीं दिया है। अगर हम लोग को दिया होता तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे उसको। तो इस तरीके से हमें एक फिगर दे दी थी इन लोगों ने। तो 3y-5, अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखिए, जो अगर सेटिस्फाई कर जाएगी, जो भी कोई ऑप्शन जो दे रखे हैं ए बी सी डी, उनमें वैल्यू पुट करके देखिए x और y की। तो x की 15 रखिए यहाँ पर, तो 11 और यहाँ पर रख दी 7 प्लस कर दीजिए। तो 725 जा करेंगे तो कितना आएगा आपका? आएगा 175 प्लस 11 से इसका करा हमने, तो आ जाएगा आपका 165। दोनों को ऐड करिए तो 5 हो गया 10, और बन गया 5 10, वन गया कैरी, 7 हो गया 14, वन गया कैरी, तो 340। यही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुँचते हैं। तो देखिए 28 क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। इसमें आपको मॉड निकालना है, मीन मीडियन मॉड। जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीटिंग होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। मॉड निकालने का मतलब क्या होता है? मोस्ट अकरिंग, ठीक है, मोस्ट अकरिंग नंबर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में जो भी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा वही होगा। तो ऑप्शन जो है नंबर 38 सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है टू नंबर्स है जिनका एचसीएफ आपको दे रखा है 9 और एलसीएम दे रखा है 270। तो एचसीएफ हमें दे रखा है 9 और एलसीएम दे रखा है हमको 270। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, कोई भी दो नंबर्स हैं x और 9, तो ये 9x, और एक दूसरा नंबर ले लेंगे 9y। ठीक है, एंड 9y, दो नंबर हमने ले लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि सम कितना दे रखा है उनका। तो 9x प्लस 9y इक्वल्स टू 99। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा? यहाँ से 11 हो जाएगा, क्योंकि 9 कॉमन लेके डिवाइड कर दूंगा मैं। एक तो मुझे ये मिल गई। ठीक है, इक्वेशन। अब जो है क्या करूँगा, दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 9x इंटू 9y इक्वल्स टू 9 इंटू 270। तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मुझे? 9 से एक 9 कैंसिल हो गया, और एक 9 से 9 3 जा 30। तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30। तो आप देख लीजिए, यहाँ से चेक कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए, प्लस करने पर। तो 5 और 6 ही ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस करने पर 11 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है। ठीक है, था इजी क्वेश्चन। तो वही आपके, अब इनसे आपसे बस पूछ क्या रहा था, यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है इसका डिफरेंस पूछ रहा है, इसका नंबर्स का, इफ देयर। अच्छा तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर। ठीक है, एक की मिली है 5 और एक की मिली है 6। 5 और 6 मिल गई है। ठीक है, तो 5 और 6 इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 9 जा 45 हो जाएगा, और 6 9 जा क्या लिख रहा हूँ मैं, ये बोल कुछ रहा हूँ, लिख रहा हूँ कुछ। तो 5 इंटू कर देंगे 9, 9 5 हो जाएगा 45, और 6 9 हो जाएगा 54। तो इन दोनों को ज़रा माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? तो आ जाएगा आपका 9। तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप वैसे इसमें देखिए ये भी कर सकते थे कि इसका एचसीएफ हमें दे ही रखा है, और डिफरेंस जो होगा तो वो भी कॉमन नंबर एक बाहर आ जाएगा, तो वो 9 ही होगा इनमें से। अगर मैं माइनस भी करता तो आप ऐसे भी लगा सकते थे। तो मतलब 9 का मल्टीपल, तो ऑप्शन ए और डी में ही इसका एक वो होता। ठीक है, दोनों के अंदर, अगर ए और डी के अंदर ही हम दो चेक कर लेते
तो वैसे भी हमें मिल गया आंसर, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्या कह रहा है, मैन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, और वीमेन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। ठीक है, तो एक बार जो है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, मैं एक बार फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, मैन एंड वुमेन अप्लाई फॉर 2 इक्वल पोस्ट। मैन और वुमेन ने जो है अप्लाई करा है 2 इक्वल पोस्ट के लिए, जिसमें प्रोबेबिलिटी मैन की दे रखी है 1/4, और दूसरा दे रखा है आपको वुमेन की प्रोबेबिलिटी दे रखी सिलेक्शन होने की 1/3। अब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 इज सिलेक्टेड, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 इज सिलेक्टेड। तो आप एम जो है 1/4 है, एम का एम डैश निकाल लीजिए, एम डैश निकाल लीजिए आगे। तो एम डैश निकालेंगे तो 4 में से 1 ये वाला माइनस कर दीजिए, बचेगा 3/4। ऐसे ही डब्ल्यू डैश निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसके साथ में कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दोनों की 1/4 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, 2/3 प्लस इसकी इसके साथ में कर दीजिए तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/3। तो आपने देखा यहाँ पर 4 से 12, 12 आ गया आपका एलसीएम, 12 आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 5/12 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सिलेक्ट होने की, दोनों में से किसी एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट और लेकर आता रहूँगा। अभी कम से कम मैं 8-10 प्रैक्टिस सेट आपके और ऐसे सॉल्व करवाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।